रजनी और नीरू कहने को तो बचपन की सहेलियां थी, लेकिन जहां एक तरफ रजनी गरीब घर की लड़की थी, तो वहीं नीरू एक अमीर घर की लड़की थी। साथ ही वह बहुत घमंडी थी। कई साल पहले अपने पिता के मरने के बाद रजनी अपने पिता की चाय की दुकान संभालने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ नीरू अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। एक दिन जब रजनी अपनी दुकान का काम कर रही होती है, तभी उसके पास नीरू का फोन आता है। हेलो, मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैंने नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। तेरे पास समय रहता ही कब है जो आज होगा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी एक इकलौती दोस्त को भूल जाएगी। नीरू, तू भूल रही है क्या? आज इतने सालों बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तेरी याद तो आई, तू तो मुझे गुजरे हुए वक्त की तरह ही भूल गई है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुझे एक पल के लिए नहीं भूली हूँ। अगर तुम मुझे याद करती तो कम से कम एक बार फोन करके मेरा हाल चाल तो पूछ लेती, लेकिन तूने तो एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। फोन तो तूने भी मुझे नहीं किया, इसका मतलब मैं भी यही समझूं कि तूने भी मुझे याद नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब बहस मत कर। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती है तो बोल। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं 2-3 दिन में ही इंडिया वापस आ रही हूँ। आते ही सबसे पहले मैं तुझसे मिलूंगी। नीरू इतना कहकर फोन रख देती है और इतने सालों बाद अपने दोस्त के आने की खबर सुनकर रजनी बेहद खुश होती है और अपने दोस्त के आने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद नीरू अपने बॉयफ्रेंड हर्ष के साथ रजनी के घर आती है और उसके टूटे फूटे घर को देखकर बोलती है, ओह गॉड, रजनी, मुझे इंडिया से गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन तेरी हालत तो आज भी वही है जो कुछ सालों पहले थी। नीरू, ये क्या तरीका है अपने दोस्त से बात करने का? वो तुम्हारी दोस्त है और तुम उसके घर में आकर उसकी बेइज्जती कर रही हो। हर्ष, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरा और रजनी का ये सब चलता रहता है। मैं तो हमेशा उसे ऐसे ही बोलती आई हूँ। उसने कभी मेरी बातों को बुरा नहीं माना। क्यों रजनी, सही बोला ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम मेरी दोस्त हो, भला मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठ तो जाऊं, लेकिन तुम्हारे घर में बैठने लायक कोई मुझे जगह भी तो नहीं दिख रही है ना। सभी चीज तो यहाँ वहाँ टूटी फूटी पड़ी है। पता चले मैं बैठूं और टूट जाए कुछ, बिना बात के तेरा नुकसान हो जाएगा। बैठने से ज्यादा बेटर मुझे खड़ा ही रहना ठीक लग रहा है। नहीं नहीं, तुम इतने सालों बाद मेरे घर आई हो, भला मैं तुम्हें ऐसे खड़े थोड़ी ना रख सकती हूँ। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी तुम्हारा बैठने का इंतजाम करती हूँ। रजनी इतना कहकर अपने पड़ोस में जाती है और वहां से 2 कुर्सियां मांग कर ले आती है और नीरू को बैठने के लिए देती है और कुछ देर बाद उनके लिए घड़े का ठंडा पानी लेकर आती है, जिसे पीते ही नीरू बोलती है, यार रजनी, ये सब क्या है? तुम तो जानती हो ना मैं कितनी अमीर हूँ। उसके बाद भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस पानी में कैसी स्मेल आ रही है। तुम ये कैसा पानी लेकर आई हो मेरे लिए? यार, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ये बता दो तुम मुझे। अभी तुम्हें बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब तुम्हें पानी से दिक्कत हो रही है। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें तो गरीबों से हमेशा हमदर्दी ही रहेगी ना, इसलिए तुम्हें गरीबों की हर चीज अच्छी लगती है। इस पानी में अजीब सी मिट्टी जैसी स्मेल आ रही है, जैसे कि मिट्टी मिला रही हो। रजनी, तुमने इसमें मिट्टी मिलाई है क्या? नहीं नीरू, मैंने इसमें मिट्टी नहीं मिलाई है। वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे लिए घड़े का ठंडा पानी लेकर आई हूँ। हो सकता है इसलिए तुम्हें मिट्टी की स्मेल आ रही होगी। ओह गॉड, रजनी, तुम तो जानती हो ना मैं प्योरीफाई का पानी पीती हूँ। उसके बाद भी तुम मेरे लिए घड़े का पानी लेकर आई हो। इसमें कितनी जर्म्स होती है तुम्हें पता है? मुझे नहीं पीना ये पानी, इसे लेकर जाओ। नीरू की बात सुनकर रजनी को बहुत दुख होता है और वह चुपचाप उठकर वहां से चल देती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह अपने दोस्तों का स्वागत कैसे करे और उनके लिए ऐसा क्या करे जिसे देखकर वो खुश हो जाए। तभी उसे याद आता है कि नीरू को खीर बहुत पसंद है। वह जल्दी से रसोई में जाती है और नीरू के लिए गर्मा गर्म खीर बनाकर लाती है, जिसे देख नीरू बोलती है, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? बैठने की जगह तुम्हारे पास है नहीं, पीने के लिए पानी तुम्हारे पास अच्छा है नहीं, अब ये क्या है? नीरू, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं गरीब घर की लड़की हूँ और तुम बहुत अमीर घर की लड़की। फिर भी मुझे तुम्हारी नापसंद और पसंद थोड़ी बहुत तो पता ही है।
उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। पसंद तो है लेकिन कोई खास नहीं। अब समय के साथ मेरी पसंद भी बदल गई है। इसका मतलब तुम मेरे हाथ की बनाई हुई खीर नहीं खाओगी? रजनी, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे हाथ का बना हुआ खीर खाए चाहे ना खाए, लेकिन मैं तो खाऊंगा क्योंकि खीर तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ना अपने दोस्त के हाथों की खीर बनी हुई बहुत अच्छी लगती है। और तुमने अपने दोस्त के लिए बनाई है तो दोस्त ना सही, लेकिन मैं तो खा सकता हूँ। मैंने ये सिर्फ इसके लिए ही बनाई थी। मैं अभी आपके लिए बना के लाती हूँ। अरे अरे, तकलीफ करने की आपको क्या जरूरत है? अब ये तो खाएगी नहीं तो मैं ही खा लेता हूँ ना। वैसे भी अभी इसी ने कहा है कि इसकी तो पसंद बदल चुकी है। अब इसकी पसंद बदल चुकी है। अब ये खीर खाएगी, कटोरी इसको दोगी, नहीं खाएगी, वेस्ट होगा। मैं खा लेता हूँ, मुझे वैसे ही पसंद है। आप तो बस एक काम कीजिए, अपने लिए ले आइए और दोनों मिलकर साथ में खाते हैं बैठकर। ठीक है। नीरू का बर्ताव देखते हुए हर्ष जानबूझकर नीरू को खीर नहीं खाने देता और रजनी के साथ मिलकर अपने हिस्से के साथ साथ नीरू के हिस्से की खीर भी खा जाता है। आज से पहले इतनी अच्छी खीर मैंने कभी खाई नहीं। सच में आपके हाथ में जादू है। वैसे मुझे एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी, तो क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप इतने अमीर और हम इतने गरीब, आपकी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? अगर ये बात है तो नीरू को तो आप जानती हो, वो इतनी अमीर है ना, उसे अपनी अमीरी का ही घमंड है। उसको दोस्त यार कुछ नहीं दिखता है, बस घमंड दिखता है, पैसा दिखता है, अमीरी दिखती है। नहीं, आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई घमंड नहीं है। आप मेरे घर पहली बार आए, उसके बाद आपने मेरी हर एक चीज का सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने साबित कर ही दिया कि आखिर पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो फिर बताइए, दोस्ती करोगी मुझसे? जब आपको मेरी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है तो भला मुझे आपकी दोस्ती से क्या ही परेशानी होगी। मैं आपके दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गरीब दोस्त को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखकर नीरू को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। और उस दिन के बाद हर्ष और रजनी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन रजनी अपनी चाय की दुकान पर काम कर रही होती है। तभी वहां हर्ष आता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? इतनी तेज धूप हो रही है, आप इतनी तेज धूप में यहाँ पर क्यों आए हैं? ये धूप मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है शायद। और धूप तुम्हें भी लगती है, तकलीफ तुम्हें भी होती है, इंसान तुम भी हो और मैं भी हूँ, तो फिर तुम्हें भी तो लगती है ना। लेकिन तुम दूसरे का सोच रही हो, लेकिन अपना नहीं सोच रही हो। ये तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी। आप जैसे सच्चे इंसान से दोस्ती करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, वरना आज के समय में कोई भी अमीर इंसान किसी गरीब इंसान से दोस्ती नहीं रखता है। और इसका एग्जाम्पल मेरी खुद की दोस्त नीरू है। नीरू अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर हर्ष और रजनी पर पड़ती है, जो एक साथ दुकान में बातें कर रहे थे। उसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह हर्ष के पास जाकर बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें मेरे गरीब दोस्त को ज्यादा ही पसंद आ गई है, इसलिए जब से तुम इंडिया वापस आए हो तुम मुझसे ज्यादा इसके साथ समय बिता रहे हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी दोस्त मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एज अ फ्रेंड। और हाँ, एक बात बताओ तुम्हें, उसके अंदर ना तुम्हारी तरह कोई घमंड नहीं है। वो ना हर चीज की ना इज्जत करती है। कोई उसके घर आता है ना मेहमान बनकर, तो उसकी भी इज्जत करती है। तुम्हारी तरह नहीं पैसों का रोब झाड़ती रहती है कि मैं ये नहीं पीऊंगी, मैं वो नहीं पीऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं वहाँ नहीं बैठूंगी। ऐसा नहीं करती हो तुम्हारी तरह। तुम ऐसे किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें जरा सा क्या बोल दिया रजनी के सामने, जो कि तुम्हारी दोस्त है, तो तुम्हें बेइज्जती फील हो रही है। लेकिन मैं तो अनजान था उसके लिए, और तुमने उसके साथ क्या किया, कैसे बर्ताव किया तुमने उसके साथ, कैसी बात की तुमने उससे। उसको बेइज्जती फील नहीं हुई होगी? उसका क्या? अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर नीरू को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती है और अपनी दोस्ती सच्चे दिल से निभाती है। कंचन एक मनमौजी लड़की थी जो हमेशा ही अपने मन की करती रहती। कुछ दिनों बाद कंचन की माँ शीला ने घर में अरबी की सब्जी बनाई होती है और वो कंचन को बुलाने लगती है। कंचन, आकर खाना खा ले। अपनी माँ की आवाज सुनकर कंचन वहाँ आती है। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? सारी सब्जियां ही इतनी महंगी हो गई हैं, बस एक अरबी ही थोड़ी ठीक ठाक मिल गई तो मैं वही ले आई हूँ। अरबी बनाई है और साथ में चावल भी है, तो बैठ में खाना लगाती हूँ। माँ, आपको पता है ना, मुझे अरबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आपने अरबी क्यों बना दी? तू तो हर चीज में अलग ही नखरे करती है।
ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चुपचाप से जो बना है वो खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा खाने को, फिर भूखे पेट रह जाइए आराम से। हाँ तो ठीक है ना, जो बना है वो खाने से अच्छा तो है कि मैं कुछ और ही खा लूं। कम से कम मेरा पेट और जुबान तो मुझे गाली नहीं देगा ना कि ये क्या खा लिया मैंने। चुप कर बेशरम लड़की, खाने की ऐसी बुराई नहीं करनी चाहिए, जो मिले वो अच्छे मन से खा लेना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये तक नसीब नहीं होता, अब क्या वो भी तेरी तरह रोए? माँ, जिन्हें नसीब नहीं होता है उनकी तो बात ही अलग है ना, उन्हें तो फिर जो मिले उसमें ही खुशी रहना चाहिए। लेकिन हम लोग तो अपनी मर्जी का कुछ भी खा सकते हैं, तो फिर हम क्यों मन मारे अपना। बस मैं करती रहे, कभी तो हम भी कर लिया कर। आज तो रात में भी अरबी ही बनाऊंगी, अगर तुझे खाना है तो यही खाना पड़ेगा, वरना भूखी रहेगी। सोच ले अब खुद ही। माँ, ये खाना खाने के लिए भी सोचने की जरूरत है क्या? आप ही खाओ, ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। भगवान ने भी पता नहीं कैसे इस रईसजादी को हमारे घर में भेज दिया। यहाँ जो मिल जाए मैडम को वो नहीं खाना, अपनी फरमाइश करनी है, ये नहीं खाना वो नहीं कहना। कंचन ऐसी ही थी, अगर उसे वो खाना पसंद नहीं आता तो वो खाती भी नहीं। और इसी बात से शीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि कंचन की इस आदत से वो कई बार अन्न का बहुत अपमान करती थी। कुछ दिनों बाद कंचन के भाई अतुल की शादी एक सुनिधि नाम की लड़की से हो जाती है। भाभी, वैसे तो मैं बहुत हैरान हूँ कि आखिर आपको भैया में पसंद क्या आ गया। मेरा मतलब है भैया ओके हो गई हैं और आप तो इतनी सुंदर हो, फिर भी आपने भैया में ऐसा क्या देख लिया? माँ, अब आप देख लो, कंचन बिना बात के मुझसे पंगे ले रही है, और अब मैंने कुछ बोल दिया तो आपसे शिकायत करने लग जाएगी। अब आप खुद ही इसे समझा लो, वही अच्छा रहेगा इसके लिए। अरे अब बस भी कर जाओ तुम दोनों। कंचन तो इतनी बड़ी हो गई है, आज तेरे भैया की शादी हुई, कल को तेरा नंबर भी आएगा, और अब तक तुम दोनों ऐसे बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। माँ, मैंने तो इतना कुछ भी नहीं बोला जितना भैया मुझसे चिढ़ गए हैं। अब भाभी सुंदर है तो ये पूरा मोहल्ला कल को कहेगा, तब क्या होगा भैया का? तब भैया क्या मोहल्ले वालों से भी गुस्सा हो जाएंगे और सुनाने लगेंगे क्या? तू चुप हो जा कंचन, अच्छे से समझ रही हूँ कि तू किस तरह अपने भैया को सुना रही है। और सुनिधि बहू, तू एक काम कर, अपने कमरे में जा, सो जा, थक गई होगी ना शादी की रस्मों में। हाँ माँ, मैं भाभी को उनके कमरे में लेकर जाती हूँ। कंचन इतना कहकर अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाती है। सुनिधि बहुत ही अच्छा खाना बनाना जानती थी। अगली सुबह सुनिधि सबके लिए पालक पनीर बनाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, आज मैंने सबके लिए पालक पनीर बनाया है और मीठे में खीर बनाई है। क्या भाभी, पालक पनीर कौन खाता है? मुझे तो पालक पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माफ करना नंदी जी, मुझे नहीं पता था कि आपको पालक पनीर पसंद नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ और बना देती जो आपको पसंद हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। हाँ हाँ कंचन बेटा, बता दे अपनी भाभी को कि तुझे क्या पसंद है, वही बन जाएगा। माँ, वो मुझे पसंद। क्या हुआ, तुझे अपनी पसंद ही याद नहीं आ रही क्या? सुनिधि बहू, तू रहने दे, इसे कुछ पसंद नहीं आता। कल को तू इसके आगे 56 भोग रख देगी ना, तो भी ये इसमें कोई ना कोई कमी तो निकाल ही देगी। ननद जी, आप एक काम करिए, जो भी आपको खाना हो ना, आप जोमेटो से मंगा लो। सुनिधि की बात सुनकर अब कंचन जोमेटो से खाना मंगवा लेती है। एक बार जोमेटो से खाना मंगवाने के बाद तो कंचन को ऐसी आदत लग जाती है कि अब वो रोज जोमेटो से ही खाना मंगवाने लगती है। एक बार घर में गैस खत्म हो जाती है तो सुनिधि अपनी सास को बुलाती है। शीला के साथ साथ उसकी पड़ोसन भी वहाँ आती है। माँ जी, गैस खत्म हो गई है और दूसरे सिलेंडर भी खाली है, अब खाना कैसे बनेगा माँ जी? बहू, इस बात का तुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था ना, अब अचानक से कहाँ से लाए हम? माँ जी, मुझे क्या पता था कि अचानक ही गैस खत्म हो जाएगी। मुझे पता होता तो मैं दूसरा सिलेंडर बुक करवा लेती ना। अगर अब करवा भी दूं तो कोई फायदा नहीं है, आने में तो टाइम लगेगा ही। इतना भी क्या परेशान हो रही हो तुम दोनों सास बहू? गैस ही तो खत्म हो गई है ना। बहू, तू एक काम कर, मेरे घर जाकर एक सिलेंडर ले आ, हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं। तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ कंचन आती है। क्या हुआ, आज यहाँ सास बहू और पड़ोसन की मंडली लगी हुई है, कुछ खास बात हो रही है क्या? कुछ नहीं ननद जी, वो क्या है ना, गैस खत्म हो गई है तो बस आंटी के घर से एक्स्ट्रा सिलेंडर लेने जा रही हूँ। हमारे घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर भी खाली है।
आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे सिलेंडर ही तो खत्म हुआ है, लेकिन जोमेटो तो बंद नहीं हुआ है ना। एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे वाह कंचन बेटा, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ये सही रहेगा, तू बाहर से खाना मंगवा ले, वो अच्छा भी होता है और मेहनत से भी बच जाएंगे हम लोग। कंचन का आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। सुनिधि जोमेटो से खाना मंगवा लेती है और ऐसे ही कई दिनों तो खाना जोमेटो से ही मंगवाने लगती है। कुछ दिनों बाद कंचन अपने कॉलेज के लिए घर से निकली ही होती है कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। कंचन बेटा, जरा मुझे भी बता दियो, वो जो तू बाहर से खाना मंगवाती है जोमेटो, वो क्या है ना कि मैं भी आज के बाद खाना वहीं से मंगवाऊंगी। आंटी जी, मैं बताने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जोमेटो का खाना आए और मैं ना खाऊं, ये तो बहुत ही गलत बात है। मुझे भी खिलाओगे ना? अरे ये भी क्या कहने वाली बात है, तू मुझे बता तो, उसके बाद मैं तुझे जोमेटो वाला खाना खिला दूंगी। अब तो खुश है ना? कंचन खुद तो जोमेटो का खाना खाने वाली थी, लेकिन कंचन के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी अपनी तरह ही बना दिया था। अब हर कोई जोमेटो से खाना मंगवा कर ही खाने लगा था। कुछ दिनों बाद सुनिधि ने जोमेटो वाले टिफिन में ही फ्राइड राइस बनाकर रखे होते हैं। तभी वहाँ कंचन आती है और फ्राइड राइस देखती है। अरे वाह, फ्राइड राइस, और वो भी जोमेटो के। लगता है भाभी ने मेरे लिए ही मंगवाए हैं। चलो अच्छा है, मुझे भूख भी लगी थी, वो भी जोमेटो वाली। कंचन इतना कहकर फ्राइड राइस खाने लगती है और उसे वो फ्राइड राइस बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। तभी वहाँ कंचन की भाभी सुनिधि आ जाती है। अरे वाह ननद जी, आज तो जोमेटो का खाना खाने वाली मेरी ननद मेरे हाथों के बने फ्राइड राइस खा रही है। कैसे लगे ननद जी मेरे हाथ के फ्राइड राइस? भाभी, ये फ्राइड राइस आपने बनाए हैं? और नहीं तो क्या, ये मैंने ही तो बनाए हैं। भाभी, ये तो जोमेटो वाले फ्राइड राइस की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल, और वो भी बहुत अच्छे बने हैं। मुझे पता ही था कि आपको ये जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जो भी ऑर्डर करती हो वो मैं ही बनाती थी। मैं तो जोमेटो का खाना खाने वाली ननद हूँ, लेकिन आप तो जोमेटो पर खाना बेचने वाली भाभी हो। मैं शादी से पहले भी जोमेटो के ऑर्डर लिया करती थी और शादी के बाद भी, तो मेरी ननद जोमेटो का खाना खाने वाली निकली। आपने मेरी कमाई बहुत बढ़वा दी, पूरे मोहल्ले को जोमेटो की आदत लगाकर। अब तो और भी लोगों को आदत डालूंगी। कंचन ने जो हर किसी को जोमेटो का खाना खाने की आदत डाली थी, अब वही आदत से सुनिधि को भी फायदा होने लगता है। खाते पीते घर की बहू पुणे शहर की रेशमा अपने ससुराल में खाने को लेकर बहुत सीरियस रहा करती। उसे काम करने से ज्यादा खाना खाने में सुकून मिलता। ऐसे ही एक दिन रेशमा सुबह उठकर खुद से कहती है, सुबह के 7 बज गए और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, इसलिए मैं सोचूं मुझे भूख सा क्यों महसूस हो रहा है। क्या हुआ बहू, खुद से क्या बातें कर रही है? अगर ऐसे ही अकेले अकेले बात करती रहेगी तो आते जाते लोग तुझे पागल समझेंगे। माँ जी, मैं सोच रही थी खाने में क्या बनाऊं। 7 बज गए हैं और सभी को भूख भी लग जाएगी, इसलिए क्या बनाऊं वही सोचकर खुद से बातें कर रही थी। बहू, अभी तो 7 बज रहे हैं, इतनी भी जल्दी क्या है खाना बनाने की? जा अभी मॉर्निंग वॉक कर ले, कसरत कर, थोड़ी किताबें पढ़ ले। क्या हर वक्त खाने के बारे में ही सोचती रहती है? माँ जी, मैं खाने के बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? वैसे इंसान इस दुनिया में खाने के लिए ही तो आया है। मैं बेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोचती रहती हूँ। वैसे माँ जी, किताबें पढ़कर किसका पेट भरा है भला बताइए? सास बहू के हर वक्त के खाना खाने की आदत से बहुत परेशान थी। अब बेचारी सास करे तो क्या करे। ऐसे ही एक दिन रेशमा टीवी देखते हुए पिज्जा खा रही थी। तभी वहाँ रेशमा की ननद और सास आते हैं और उसे पिज्जा खाता हुआ देखकर पिया कहती है, क्या बात है भाभी, पिज्जा खा रही हो? भाभी, अच्छा भाभी, आपसे एक सवाल करना था, आपकी इजाजत हो तो कुछ बोलूं? हाँ बोलो ननद जी, क्या बात है, लेकिन पिज्जा मत मांगना, वो मैं नहीं दे सकती तुम्हें। बाकी तुम जो कहना चाहती हो ना वो कहो। भाभी, पहले आपको बोल दूं, मेरी बात का बुरा मत मानना। जो भी पूछूं उसका जवाब सच सच देना। हाँ पूछो तो पहले, कब से गोल गोल बातें किए जा रही हो? जो भी कहना है फटाफट कहो। भाभी, आप पूरे दिन में कितना किलो खाना खा लेती हो, हिसाब है कुछ? अगर नहीं है तो आज के बाद नाप तोल कर खाया करो। पिया, मैं खाते पीते घर की बहू हूँ और इसलिए मुझे रोका टोका मत करो। और हाँ, खाना कौन नाप तोल कर खाता है? अगर तुम खाती हो तो मत खाओ। बहू, हर वक्त तू खाना खाते रहती है, पता नहीं ज्यादा खाना खाने से कौन सी बीमारी लग जाए। कभी तो अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, हर वक्त खाना सोना खाना सोना। माँ जी, खाना खाकर थक भी तो जाती हूँ ना,
इसलिए सोती हूँ। अब आप दोनों मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी मेरा पूरा फोकस पिज्जा खाने में है माँ जी। भाभी आप खाना थोड़ा कम खाया करो। अब बात तो आपकी सेहत की आ गई है, जितना कम खाओगी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। डोंट वरी प्रिया, देखो मुझे, मैं आज भी कितनी स्लिम हूँ, जितना भी खाना खा लूँ, लेकिन देखो मुझे मेरा खाना मेरी बॉडी को लगता ही नहीं है। रेशमा की बात सुनकर पिया हैरान रह जाती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, फिर भी रेशमा का खाना बंद नहीं होता और अगर कोई गलती से उसे खाते हुए कुछ पूछ ले तो वो खाते पीते घर की बहू कहकर आगे बढ़ जाया करती। एक रोज शाम के समय जब विक्रम और रेशमा बाहर जाकर पानी पूरी खा रहे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन कमला आकर कहती है, क्या बात है रेशमा, अभी तो तुम मेरे सामने बिरयानी खा रही थी और अभी गोलगप्पे खा रही हो। तुम्हारा पेट है या कोई खेत, मोटी कहीं की। आपको मेरी पेट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कमला चाची, आप अपना देखिए। बढ़िया ही मुझे मोटी कहने वाली, खाते पीते घर की बहू हूँ तो खाऊंगी ही ना। कैसे बात कर रही हो रेशमा, जरा तमीज से बात करना सीख लो। पड़ोसी है कमला चाची हमारी, अपने से बड़ों का आदर करना सीख लो तुम। छोड़ दे बेटा, मैं ही शायद गलत बोल गई, इसलिए बहू को बुरा लग गया। खैर मैं जाती हूँ, तुम दोनों आराम से गोलगप्पे खाओ। बेचारी कमला चाची, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था तुम्हें। और तुम तो अपने पेट को जरा आराम दिया करो, अरे ताकि वो ठीक रहे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस खाना है और सोना है। आज हमारा बाहर आना फुल वेस्ट हो गया। चलो अब घर। नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना, चलो ना हम कहीं और चलते हैं और कुछ खाते हैं, लेकिन खाना जहाँ टेस्टी हो वहाँ चलेंगे। नहीं अब नहीं, तुमने बहुत खा लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं खाना है। और तुमने खुद को देखा है कितनी मोटी हो गई हो तुम, जितने दिन बीत रहे ना उतनी ज्यादा फैलती जा रही हो। आप बोलना क्या चाहते हो कि मैं मोटी हो रही हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि मैं मोटी हो रही हूँ। अब वैसे भी आपकी नजर कमजोर हो गई है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई है। वो क्या है ना, पूरे दिन ऑफिस में पतली पतली लड़कियों को देखता रहता हूँ और जिसके कारण ना तुम मुझे मोटी दिखने लग गई। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको मोटी नजर आती हूँ। वैसे भी खाती पीते घर की बहू हूँ, कुछ तो दिखना चाहिए असर। विक्रम भी अब रेशमा को खाने के बारे में बता कर थक चुका था। बेचारा करता भी तो क्या करता। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इन कुछ दिनों में रेशमा का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन रेशमा अपनी हरकतों से कहाँ बाज आती है। ऐसे ही एक दिन रेशमा अपनी ननद से कहती है, ननद जी जरा मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो क्या है ना, मैंने दोपहर से ज्यादा खाना नहीं खाया, इसलिए शायद मुझे भूख लग रही है। भाभी कितना खाती हो आप? आपके लिए खाना बना बना कर मेरे हाथों में दर्द हो गया। इतना क्यों खाती हो? ओ माय गॉड, तुम मेरे खाने पर नजर गड़ाए हो। इसीलिए मैं कहूँ आजकल मुझे इतनी भूख कम क्यों लगती है। अब पता चला कि तुम मेरे खाने को पूरा घूर कर देखती हो, तभी मेरा मन नहीं करता ज्यादा खाना खाने को। हे भगवान, माँ देखो ना, भाभी मुझे क्या बोल रही हैं। इनको लगता है मैंने इनके खाने में नजर लगाया है, तभी इनको खाना नहीं खाया जा रहा है। लो इनकी नौटंकी। बहू तूने क्या कहा मेरी बेटी पिया को कि वो तेरे खाने पर नजर रखती है, जबकि वही तेरा पूरा खाना बनाती है। हाँ तो ना खाऊं खाना, आप क्या चाहती हो? बाहर वाले मुझे क्या कहे, बेचारी बहू। लेकिन मैं चाहती हूँ सब मुझे देखते ही कहना शुरू कर दे, ये देखो ये होती है खाते पीते घर की बहू। मुझे मत बता तेरे खाने का शौक। खाने के पीछे तू इतना पागल है कि अगर तेरा बस चले तो तू पूरे दिन खाती ही रहे। अब तो इतनी मोटी हो गई है, तुझे देखकर कोई भी यही कहेगा कि खाते पीते घर की मोटी बहू। सास के इतना ताना मारने के बावजूद रेशमा अपना खाना खाने की आदत नहीं छोड़ती और ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और अब सभी लोग रेशमा को कुछ कहना ही छोड़ देते हैं। जितने दिन बीतते हैं रेशमा मोटी होती जा रही थी। रेशमा को जो कोई भी देखता मोटी कहकर बुलाता। तभी रास्ते में कमला रेशमा से कहती है, क्या बात है मोटी बहू, आजकल खाना खाते हुए दिखती नहीं हो। कहीं घर का खाना तुमने पूरा खत्म तो नहीं कर दिया? कमला चाची, मैं आपको मोटी किस जगह से लगती हूँ? मुझे देखकर सब खाते पीते घर की बहू कहते हैं, मोटी नहीं। देखो अब क्या जमाना आ गया है, मोटी को मोटी बोलो तो बुरा लगता है और खुद को खाते पीते घर की बहू मानती है। कौवा चला हंस की चाल। हाँ, कौवा किसको कहा आपने? खुद को कभी देखा है आईने में? सूखी लकड़ी की तरह दिखती हो और आप मुझे कहती हो। सूखी लकड़ी की तरह नहीं हूँ मैं, मुझे देखकर सब फिट कहेंगे। तुम्हारे जैसी मोटी नहीं हूँ, बड़ी आई खुद को खाते पीते घर की बहू कहलाने वाली।
देखिए अब आप हद पार कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी तरह फिट नहीं बन सकती? देख लेना, अब तो मैं आपसे भी ज्यादा फिट बनकर दिखाऊंगी। सपने मत देखो, पहले अपना खाना खाने की आदत को तो बदलो, फिर जाकर हमारी तरह फिट बन जाना। देख लेना, जब तक मैं फिट नहीं होती तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अब देखना मैं अपना वजन कैसे कम करती हूँ, फिर सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से अपना वजन बढ़ाया था ताकि मुझे हर कोई ये कहे कि ये खाते पीते घर की बहू है। अब तो समझो मेहनत बर्बाद गई। रेशमा अब हर रोज 7 बजे उठकर योग करती और खुद को फिट करने के लिए बहुत मेहनत भी करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं लेकिन रेशमा में अब भी कोई सुधार नहीं आता। अब खाते पीते घर की बहू बनने के बाद इतनी आसानी से वजन कैसे कम होगा। सुमन को दाल रोटी खाना बहुत पसंद था। जब कभी भी घर में बासी रोटी और दाल मिलती तो वो भुक्कड़ की तरह खाने लग जाती थी। सुमन की शादी रवि नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन रसोई में दाल रोटी बना रही होती है, तभी उसकी सास सरला आती है। वाह बहू, आज तो खाने की अलग ही खुशबू आ रही है। आज कुछ नया बना रही है क्या? हाँ माँ जी, आज मैं वो बना रही हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा। ऐसा क्या बना रही है? हाय राम, कहीं तू मेरे घर में मांस तो नहीं बना रही? कहीं मेरी रसोई को अशुद्ध कर दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको अच्छे से पता है कि मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। अरे मैं तो कुछ नया बना रही हूँ। नए से मतलब है कुछ वेज ही बना रही हूँ। अच्छा बता भी दे, अब क्या बना रही है? माँ जी आप टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी लेकर आइए। खाने की खुशबू सुनकर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। सरला इतना बोलकर वहाँ टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रवि भी खाना खाने आ जाता है और सुमन दोनों को दाल रोटी खाने को देती है। दाल रोटी देख रवि सरला के साथ बोलता है, दाल रोटी? माँ, घर में कोई बीमार हो गया है या फिर घर में सब्जी खत्म हो गई है? बेटा ये सब तो बहू ही जाने, क्योंकि खाना बनाने वाली तो यही है। रसोई में खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी जैसे कि कुछ अच्छा बन रहा हो, लेकिन ये तो वही कहावत हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सुमन, ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? रवि जी, मेरा दिमाग भी ठीक और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, और ना ही घर में अनाज और सब्जी खत्म हुई है। तो तुमने ये दाल रोटी क्यों बनाई है? मैं ये नहीं खाने वाला हूँ, मेरे लिए कुछ और लेकर आओ। रवि जी आज तो बस यही बना है, आज आपको यही खाना होगा। मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ अपना दाल रोटी, मैं ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लूंगा। रवि गुस्से में खाना छोड़कर वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। रवि को ऐसे जाता हुआ देखकर सरला उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बेटा कुछ खाता जा, ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाते हैं। ले, मिल गई खुशी, अब चला गया रवि बिना कुछ खाए। कुछ अच्छा बना लेती। पता नहीं आजकल के लोगों को अच्छा खाना बेकार क्यों लगता है। माँ जी आपको पता है कि दाल रोटी खाना कितना अच्छा होता है। अगर आपकी माँ ने आपको दाल रोटी खिलाई होती ना तो आज आप हवा में हिल नहीं रही होती। चुप कर, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि लोगों को उल्टा जवाब दिया कर। मुझे भी ये तेरी दाल रोटी नहीं खानी, तू खुद अकेली बैठकर दाल रोटी खा। अरे जाओ जाओ, मैं खुद ही खा लूंगी। सुमन इतना बोलकर एक बड़े कटोरे में 5 रोटी लेती और बहुत सारी दाल डालकर खाने लगती और खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है और सुमन आए दिन अपने लिए और घर वालों के लिए दाल रोटी बनाया करती। ऐसे ही एक दिन सुमन दाल रोटी खा रही होती है, तभी सरला आती है और सुमन को दाल रोटी खाता हुआ देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये दाल रोटी खा खा कर इतनी मोटी होती जा रही है। ना जाने ऐसा क्या है दाल रोटी में जो बस 24 घंटे वही दाल रोटी खाती रहती है। आज मैं भी दाल रोटी खा कर देखूंगी, आखिर ऐसा क्या है दाल रोटी में। सरला इतना बोलकर रसोई में जाती है और एक कटोरे में दाल रोटी लेकर खाने लगती है और खुद से कहती है, वैसे इस दाल रोटी का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। ये सब मैं अपने बचपन में खाया करती थी और फिर आज इतने टाइम बाद खा रही हूँ। सरला दाल रोटी खा ही रही होती है कि तभी सुमन रसोई में आती है। माँ जी आप यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और रसोई में क्या कर रही हूँ और रसोई में क्या कर रही हूँ से क्या मतलब है तेरा? रसोई में तू खाना बनाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं
कि तू ही रसोई की मालकिन हो गई। माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप रसोई में बैठकर क्या खा रही हो? कहीं आप दाल रोटी तो नहीं खा रही? पक्का आप दाल रोटी ही खा रही हो। हाँ, खाया तो क्या कर लेगी? वैसे तेरी दाल रोटी का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। अरे माँ जी, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी, अगर आप पहले मेरी बात मान लेती तो आज ऐसे छुपकर खाने की नौबत नहीं आती। हाँ ठीक है, अब से मेरे लिए भी दाल रोटी ही बना दियो। ठीक है माँ जी, अब आप भी मेरी जैसी मोटी हो जाओगी और बाहर आंधी में जाने से बिल्कुल भी नहीं डरोगी। सुमन के इतना बोलते ही सरला हंसने लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ सरला दाल रोटी खाने की आदत लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन और सरला अपने घर में बैठकर दाल रोटी खाते हुए टीवी देख रही होती है कि तभी सरला की पड़ोसन कुंती और कुंती की बहू पायल उसके घर आती हैं। सरला, कहाँ है तू? थोड़ा बाहर तो आ। कुंती, तू अंदर आजा, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अच्छा, तू खाना खा रही थी इसीलिए बाहर नहीं आ पाई? हाँ बिल्कुल, खाना खा रही थी इसीलिए बाहर नहीं आ पाई। वैसे तू अपनी बहू के साथ कहाँ जा रही है? कहीं जा नहीं रहे आंटी जी, बल्कि हम तो आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? कहीं शॉपिंग पर गए थे क्या दोनों सास बहू? वो हम तो। तू चुप कर। अरे कुछ नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही किसी रिश्तेदार के घर गए थे। माँ जी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? आप इनको बता क्यों नहीं देती हो कि हम डॉक्टर के पास गए थे? वैसे सुमन भाभी को देखो कैसे फैलती जा रही हैं। ऐसा क्या खा रही है ये जो इतनी मोटी होती जा रही है? हाँ बहू, वैसे बात तो तू सही कह रही है। सुमन बहू के साथ साथ सरला भी कितनी मोटी होती जा रही है। रुक, उससे पूछती हूँ कि वो क्या खा रही है। क्या हो गया सरला? तू अपनी बहू के कान में क्या फुसफुसा रही है? और तू थोड़ी परेशान भी लग रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं, हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरला। हाँ नहीं क्या कर रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बता, आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा। अरे क्या बताऊँ तुझे सरला, मेरी बहू पेट से है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। शुक्रिया बहू। वैसे तुझे देखकर लग रहा है तू भी पेट से है। कितने महीने हो गए हैं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये सब तो बस दाल रोटी की कृपा है। बस आपको ऐसा लग रहा है, वैसे मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इसको छोड़ तू, ये बता तू इतनी टेंशन में क्यों है? क्या बोला है डॉक्टर ने? बस यही कि इसका बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत होगी, बस इसीलिए चिंता हो रही है। अरे बस इतनी सी बात? भाभी, ये इतनी सी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी बात है। मैं तो बहुत सारा खाती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि इतनी कमजोर कैसे हूँ। अरे मैं तुमको कुछ खाने के लिए बताती हूँ, अगर तुम उसको खाओगी ना तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमको कभी नहीं कमजोर लगोगी। अच्छा, मुझे भी बता किस चीज की बात कर रही है तू? आंटी जी, आप पायल को सुबह शाम दाल रोटी खाने को दिया करो। दाल और रोटी बॉडी के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। दाल रोटी? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है दाल रोटी। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। पायल बहू, सुमन बहू बिल्कुल सही बोल रही है। दाल रोटी में वो पौष्टिक गुण हैं जो किसी में नहीं। मुझे देख तू, मैंने बस 1 महीना ही खाया है और मेरा वजन बढ़ गया। सरला और सुमन दोनों कुंती को पायल को दाल रोटी खाने की सलाह देते हैं और वो समझ जाती हैं, जिसके बाद पायल के साथ साथ कुंती भी दाल रोटी खाने लगती है और इस तरह से सुमन हर किसी को दाल रोटी खाने की आदत लगवा देती है और इस तरह से सुमन के साथ साथ सभी दाल रोटी खाना पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।